आई एम बैक विद द वीडियो लेक्चर और आज हमने जिसको डिस्कस करना है वो हमारे पास है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट से डिस्कस कर लिया था हमने। अब आफ्टर सर्जरी पोस्ट ऑपरेटिवली हमने पेशेंट कैसे मैनेज करना है, हमारे पास पेशेंट आया तो उसको देखना है। ठीक है, सो सबसे पहले फेज जो होता है वो हमारे पास आता है मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज। ठीक है, इसमें बेसिकली पेशेंट को क्या होंगे, पेशेंट को स्प्लिंट्स लगे होंगे, ड्रेसिंग्स लगी हुई होंगी। तो आफ्टर सर्जरी वाला जो फेज़ होता है ना, लाइक मैक्सिमम प्रोटेक्शन फेज़ होता है। मतलब आप इस पे काम करोगे पर प्रोटेक्शन पहले। ठीक है, आप प्रिवेंशन के साथ काम करते हो लेकिन करते हो। ठीक है, तो रिमूव द प्रोटेक्टिव स्प्लिंटिंग ड्यूरिंग द थेरेपी अगर अलाउ है तो फिर आप स्प्लिंट को रिमूव करके थेरेपी दे सकते हो, लेकिन वो भी बिल्कुल स्टार्टिंग के डेज में नहीं देते, आफ्टर सम डेज। ठीक है, फिर आप करते रहिए। ओके, अब आपको यहाँ पे एक प्रिकॉशन दे दी गई है कि अवॉइड करनी है आपने एक्टिव रिस्ट की फ्लेक्शन। ठीक है, कि वो न्यूट्रल पोजीशन से ज़्यादा ना हो, और एक्टिव फिंगर फ्लेक्शन विद द रिस्ट फ्लेक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 डेज। ठीक है, फर्स्ट 10 डेज आपने अवॉइड करनी होती है। फिर आफ्टर 3 वीक्स जो होती है ना, आप एक्सट्रीम एक्सरसाइजेस करवा सकते हो पर 3 वीक्स से पहले अवॉइड करो। ठीक है, लाइक आप मैक्सिमम जो करवा सकते हो ना वो ये होता है कि आप मेजरली स्लाइट मूवमेंट्स पे काम करना स्टार्ट करते हो। प्रॉपर रेंज ऑफ मोशंस जो है ना वो आप अचीव नहीं करते हो, एक्सट्रीम काम कोई नहीं करते हो, ना स्ट्रेचिंग की तरफ चाहते हो ना स्ट्रेंथनिंग की तरफ चाहते हो। यहाँ पे पेशेंट की बेसिकली रेंजेस के ऊपर काम करते हो स्टार्ट करना, ताकि आप पेशेंट जो है एक तो वहाँ पे बिल्कुल ब्लड फ्लो रुके नहीं। ठीक है, सेकंड वन वाज दैट कि आप उसको प्रोटेक्शन के साथ साथ उसकी मूवमेंट भी इम्प्रूव करवा रहे हो, प्रोटेक्शन फेज में भी उसकी मूवमेंट इम्प्रूव हो रही है। ठीक है, तो मेजर हमारा टारगेट ये होता है। फिर बो स्ट्रिंगिंग से आप इसको बचाते हो। बो स्ट्रिंगिंग ना एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बेसिकली पेशेंट जो होता है ना, आपकी टेंडन जो होती है वो समटाइम्स ना ऐसे स्टिफ या टाइट सी हो जाती है। ठीक है, टेंडन का एक रीजन होता है जो स्ट्रॉन्ग बैंड होता है। ठीक है, वहाँ पे आपको बो स्ट्रिंगिंग की, अगर नहीं जिसको पता, बो स्ट्रिंगिंग वो कंडीशन होती है बेसिकली फ्लेक्सर टेंडन्स की, जब बहुत टाइट हो जाते हैं टेंडन और फिर आप उसको बहुत मुश्किल होता है उसको वापस ठीक करना। इतना टाइटनेस आ जाती है, बिल्कुल टफ बैंड सा बन जाता है टेंडन का। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए बेसिकली हम बो स्ट्रिंगिंग को प्रिवेंट करने के लिए फ्लेक्सर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, स्लाइड स्लाइड सा। ठीक है, मेजरली ये फिंगर के ही टेंडन टारगेट करता है, फ्लेक्सर फ्लेक्सर टेंडन्स को। ठीक है, सो मेजरली बो स्ट्रेन होती है ना वो मेजर फ्लेक्सर टेंडन्स जो आपके पास होते हैं ना फिंगर्स के, वहाँ पे होती है, मतलब इंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होती है। ओके, फर्स्ट पॉइंट हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास है पेशेंट की एजुकेशन। जाहिर सी बात है सबसे पहले पॉइंट यही है, पेशेंट एजुकेट करना है, इसके साथ साथ पेशेंट को एक्सपेक्ट कराना है। रिकवरी होगी पर स्लो होगी, हर चीज़ को रिजॉल्व होने में टाइम लगता है। आपने ये पेशेंट को एजुकेट करना है कि फिजिकल थेरेपी स्लो ट्रीटमेंट पे चलती है, आहिस्ता आहिस्ता से प्रोग्रेस करती है। ठीक है, सो मेजर आपका ये होता है एजुकेट करते हो कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है, एक तो आपको वो पता चल जाती है, दूसरा ये कि आप फिर उसके ऊपर काम उस तरीके से करते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो इम्पेयरमेंट्स आ रही होती है ना वो ये होती है कि डिक्रीज़ हो रही होती है उनकी स्ट्रेंथ की ग्रिप। ठीक है, पिंचिंग डिक्रीज़ हो रही है, पेन आ रही होती है, पाइलर पेन आ रही होती है। पाइलर पेन जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि पाम साइड पे जो पेन आ रहा होता है। ठीक है, बेसिकली इसको टाइम लगता है रिजॉल्व होने में, और 3 to 6 मंथ्स भी लगते हैं। तो अपने पेशेंट को गाइड करना होता है कि ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिजॉल्व होती हैं, एकदम से चेंज नहीं आता। ठीक है, लेंथ टेंशन रिलेशनशिप जो थिनार मसल्स का है, क्योंकि ये कट गए हैं तो इसका किस तरह से ये आपने पेशेंट को एजुकेट करना होता है कि यहाँ पे टाइम लगता है रिजॉल्व होने में कंडीशन को, इसकी बिल्कुल नॉर्मल नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मेलिटी की तरफ जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में ही आपको काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्ट करेगी आपकी मूवमेंट को। ठीक है, तो ट्रांसफर स्कार्पल लिगामेंट के कट होने की वजह से काफ़ी हद तक हमारे पास क्या होती है कि रिस्ट्रिक्शन आ रही होती है। तो आपने लेंथ टेंशन रिलेशनशिप को उनके वर्ड्स में, ऐसा नहीं है कि आपने अपने वर्ड्स में समझाना है, एक बिल्कुल लाइट सी टर्म्स यूज़ करके आपने पेशेंट को गाइड करना होता है कि क्या क्या हुआ था। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स, ये भी आपने रिजॉल्व करवाने थे क्योंकि सेंसिटिव भी डिस्ट्रप्शन आ रही होती है। ठीक है, पेशेंट की सेंसेस भी डिस्टर्ब हो रही होती है, चाहे वो पेन से रिलेटेड है, चाहे वो सेंसेस है, कुछ भी है, लाइट टच है, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन है, ये सारी चीज़ें। और स्टार्टिंग जो होती है ना वो बिल्कुल लाइट टच से आप स्टार्ट करवाते हो। ठीक है, फिर आप रिटर्न टू बैक जाते हो सारी बाकी सेंसेशंस की तरफ। ठीक है, सो मेजरली आपका पेशेंट के एजुकेशन में मेजर यही रोल था। ठीक है,
फिर वाउंड मैनेजमेंट, कंट्रोल ऑफ एडिमा और पेन, इससे भी रिलेटेड आप गाइड करते हो। वाउंड मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट ने अपने वाउंड को कैसे मैनेज करना है। आपने वहाँ पे स्कारिंग टेक्निक्स होगी तो आप लेटर ऑन देखोगे कि स्कार को भी मोबिलाइज करवाते हो, लेकिन मेजरली वाउंड की मैनेजमेंट कैसे होती है, एडिमा को कैसे आपने कंट्रोल करना है, पेन बेसिकली कैसे है, अगर हो रही है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है, मेजरली ये चीज़ होती है। ठीक है, एडिमा वगैरह या स्वेलिंग वगैरह वहाँ पे नहीं होने देनी, किसी फ्लूइड की एक्यूमुलेशन नहीं होने देनी। मूवमेंट आपने रखनी है, चाहे माइनर अमाउंट में रखनी है, चाहे स्लाइट रखनी है, लेकिन आपने रखनी है। ठीक है, पेशेंट को आपने गाइड करना है। एक्टिव टेंडन ग्लाइडिंग थी, फिर नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस। ठीक है, ठीक है, एक्टिव टेंडन ग्लाइडिंग्स और नर्व ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेस आप साथ साथ करवाते हो। ठीक है, टेंडन ग्लाइडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जैसे टेंडन ग्लाइडिंग हम पहले भी डिस्कस कर चुके, तो हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो टेंडन ग्लाइडिंग आपने पेशेंट को गाइड करनी होती है। ठीक है, ताकि वो प्रिवेंट कर सके रीजन्स को, रिस्ट्रिक्शन नहीं होने दी कार्पल टनल में। ठीक है, जब हमने नॉन ऑपरेटिव या फिजिकल थेरेपी मैनेजमेंट पढ़ी थी ना, तब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो मेजरली आप वो वाली वीडियो देखोगे तो आपकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी क्या करवाना है। ठीक है, फिर जिसमें हम प्रोनेशन सुपिनेशन को भी इंक्लूड करते हैं। फॉर आर्म पे सुपिनेशन कराई, एल्बो की एक्सटेंशन कराई, ताकि जो नर्व के सिम्टम्स है ना वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, सो आप मेजर मूवमेंट और एक्सरसाइजेस की तरफ पेशेंट को लेके जा रहे हो। तो ठीक है, एक्सरसाइजेस में मेजरली जो आ रही होती है ना वो एक्टिव ही करवाते हो। लाइक आप एक्टिव पे अगर आते हो ना आहिस्ता आहिस्ता, तो फिंगर की और थंब की एक्सटेंशन, फिंगर की बेसिकली फ्लेक्जन एक्सटेंशन, लेकिन ये आपने बिल्कुल स्टेबलाइज तरीके से, ठीक है, प्रिवेंटिव तरीके से कराना है। स्टार्टिंग में आपने ये चीज़ें नहीं करानी, स्टेप टू स्टेप लेके जाना है। ठीक है, फिर आपने की एबडक्शन, एडक्शन, थंब पोजीशन, रिस्ट की स्टेबलाइज रखना है, रिस्ट को मॉडरेट एक्सटेंशन में रख सकते हो आप। ठीक है, अगर पेशेंट की न्यूट्रल या फ्लेक्जन पोजीशन में पेन है तो आप स्लाइटली सी एक्सटेंशन में लेके जाके फिर ये मूवमेंट्स करवा सकते हो फिंगर के ऊपर, थंब के ऊपर। ठीक है, सो मेजरली ये भी अच्छा आइडिया होता है कि लाइक आप खुद मॉडिफाई कर लो कि आपको आइडिया हो जाता है कि पेशेंट की पेन कितनी है, और उसके अकॉर्डिंगली आप स्लाइट मॉडिफिकेशन के साथ एक्सरसाइज करवा सकते हो। ठीक है, फिर एक्टिव रिस्ट की एक्सटेंशन आ गई, ये भी कंबाइन कर सकते हो आप पैसिव रिस्ट की फ्लेक्शन के साथ। ठीक है, लाइक आपने एक्सटेंशन कराई, पेशेंट को कहा आपने एक्टिव एक्सटेंशन की। ठीक है, लेकिन ये स्प्लेंट रिमूव करने के बाद। ठीक है, लाइक आप जब आप इस पेशेंट को अलाउ कर दिया जाएगा कि स्प्लेंट आप ये रिमूव हो सकता है 3 वीक्स, आफ्टर 2 to 3 वीक्स के ये ड्यूरिंग थेरेपी या ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज ये स्प्लेंट रिमूव कर सकता है। तो उन केसेस में क्या होता है कि बेसिकली आप स्प्लेंट रिमूव करा के पेशेंट को गाइड करते हो कि आप रिस्ट की एक्सटेंशन खुद करो। ठीक है, और फिर या तो अपने सेकेंड हैंड से आप रिस्ट को आहिस्ता आहिस्ता फ्लेक्शन की तरफ लेके जाओ। ठीक है, और नहीं तो आप थेरेपिस्ट जब खुद करवा रहे हैं तो थेरेपिस्ट खुद करवाएगा। ठीक है, रिस्ट की फ्लेक्शन, पैसिव रिस्ट फ्लेक्शन। ठीक है, फिर आ जाती है एक्टिव रेडियल और अल्नर डेविएशन। ठीक है, ये भी स्प्लिट रिमूव कराने के बाद होती है, ये स्लाइड सपोर्ट के साथ होती है। प्रोनेशन, सुपिनेशन, और फिर शोल्डर पे, एल्बो पे, वो तो सारी आपने मूवमेंट्स करवानी है। ठीक है, ताकि हमारे पास बेसिकली पेशेंट की एक्टिविटी जो है वो ख़त्म नहीं हो। ठीक है, ओके, फिर आ जाती है मॉडरेट से मिनिमम। मॉडरेट से फिर आ जाती है आपके पास मिनिमम प्रोटेक्शन फेजेस। अच्छा, तो मॉडरेट से मिनिमम प्रोटेक्शन फेजेस ये है कि स्टिचेस जो होते हैं ना वो रिमूव करते हैं अराउंड 10 to 12 days पोस्ट ऑपरेटिव डे। ठीक है, और मोर एक्टिव ट्रीटमेंट जो होता है ना वो अलाउ होता है आपके पास। बेसिकली अगर स्विचरिंग मोस्टली स्टिचेस जो होता है ना आपके पास रिमूव हो जाता है 10 to 12 days। ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव डे, तो आप यहाँ पे वो आपको एक्टिव मूवमेंट अलाउ हो जाती है। ठीक है, फिर पेशेंट क्या होता है एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है 6 to 12 weeks तक। अगर तो पेशेंट नॉर्मली सही तरीके से प्रॉपर एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करते तो बहुत जल्दी जो होती है ना ये सारी चीज़ें जो होती हैं रिजॉल्व हो जाती है। अब मॉडरेट और मिनिमम क्या होता है कि मैक्सिमम जब प्रोटेक्शन फेज के बाद जो होता है मॉडरेट फेज आया। ठीक है, आफ्टर 12 days और 13 days। ठीक है, या आप कह सकते हो मॉडरेट आ जाता है, फिर आप आफ्टर 3 वीक्स के बाद मिनिमम प्रोटेक्शन फेज की तरफ चले जाते हो। तो मेजरली इस तरह डिवीजन होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको बेसिकली कर सकते हो किस तरीके से आपने एडजस्ट करना है। ठीक है, तो सजेस्टिव बेसिकली जो इंटरवेंशंस अब देनी है ना, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो इम्पेयरमेंट्स आ रही हैं वो क्या आ रही हैं कि रेजिडुअल वीकनेस है। ठीक है, और सेंसरी बेसिकली डेफिसिट्स हैं हमारे पास, परसिस्टेंट एडिमा है, लिमिटेड मोशन है, हाइपर सेंसिटिविटी है, एंड पेन है। ठीक है, तो मेजरली हमारे पास ये चीज़ें आ रही हैं।
तो अब सजेस्टिव इंटरवेंशन सबसे पहले स्कार टिश्यू मोबिलाइजेशन, जिसको आइडिया नहीं है तो बेसिकली सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन ही होती है, लेकिन स्पेसिफिकली आप स्कार को और पाल्मर फेशिया के और स्कार को बेसिकली मोबिलाइज करवाते हो, ठीक है, सॉफ्ट टिश्यूज़ की टेक्निक को यूज़ करके। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, जैसे आपको नज़र आ रही है कि हमारे पास ऐसे आप बेसिकली ये स्कार है, ठीक है, और इस तरह आप सर्कल में मोबिलाइज कर सकते हो, वर्टिकली भी कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो, ठीक है। इससे ये होता है कि एक तो आपकी मोबिलिटी अच्छी होती है स्कार की, सेकंड वन वाज दैट वहाँ पे कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन नहीं बनती, ठीक है। अगर कोई स्टिफनेस या कोई टाइटनेस है वो आपको फील हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। प्रोग्रेसिव अब स्कार टिश्यू मोबिलाइजेशन के लिए भी ना बहुत ज़्यादा कॉन्ट्राइंडिकेशंस और बहुत ज़्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनको आपने लेके चलना होता है। तो आप पेशेंट की कंडीशन देख के इसकी तरफ जाते हो, ये नहीं है कि 10 to 12 डे ही आपने करवाना है। इसको आप मिनिमम प्रोटेक्शन फेज की तरफ लेके जा सकते हो, लाइक 3 to 4 वीक्स के बाद या 1 मंथ के बाद आप बेसिकली इसको टारगेट कर सकते हो स्कार टिश्यू मोबिलाइजेशन को। लेकिन जितना अर्ली हो जाए उतना ज़्यादा बेटर है, ट्रीटमेंट अच्छा होता है। लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ अगर आप लेके चलते हो तो फिर आप 1 मंथ के बाद स्कार टिश्यू मोबिलाइजेशन करवाते हो। फिर प्रोग्रेसिव स्ट्रेचिंग की तरफ जाते हैं, जॉइंट मोबिलाइजेशन, जैसे हमने कहा प्रोग्रेसिव स्ट्रेचिंग करवाई, अगर रिस्ट्रिक्शन है तो लेंथनिंग करवा देते हैं abductor पॉलिसिस ब्रेवियस की ओपनंस पॉलिसिस। अब पॉलिसिस बेसिकली आपके पास थंब है, ठीक है, सो थंब की जो भी मूवमेंट है, चाहे वो एबडक्शन है चाहे वो ओपनंस है, वो आप बेसिकली उनकी स्ट्रेचिंग करवाते हो, फिर मोबिलाइज करवाते हो जो टेंडन्स आपके पास बेसिकली डिस्टर्ब हुए हैं, मतलब जो नर्व है ना, नर्व की मोबिलाइजेशन भी आप यहाँ पे करवाते हो, ठीक है। सो मेजरली जॉइंट टारगेट करते हो तो यहाँ पे हमारे पास नर्व मोबिलाइजेशन भी हो रही होती है, ठीक है। तो नर्व की मोबिलिटी के ऊपर भी आप साथ काम करते हो, क्योंकि नर्व भी सम टाइम्स इन इसमें बेसिकली तो नर्व डैमेज नहीं होता क्योंकि नर्व को तो रिलीज करवा रहे थे, लेकिन ये होता है कि क्योंकि नर्व इतना प्रेशर में रही होती है ना, तो स्लाइट डैमेज उसके ऊपर आ रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए आप उसकी रिस्ट्रिक्शन खत्म होने के बाद आप उसकी मोबिलिटी के ऊपर काम करते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच फोर्स नहीं देते, लेकिन मोबिलाइजेशन पे आप काम करते हो कि नर्व की जो स्ट्रेचिंग है उसको किस तरह से, या नर्व की जो मोबिलाइजेशन है वो किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो बेसिकली नर्व को मोबाइल करने में, ठीक है। फिर मसल परफॉर्मेंस की तरफ आते हैं, लाइक हमारे पास स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है 4 वीक्स, आफ्टर 4 वीक्स, ठीक है। तो सर्जरी के बाद लाइक आफ्टर 4 वीक्स आपने आइसोमेट्स की तरफ लेके गए, फिर ग्रिपिंग और पिंचिंग एक्सरसाइजेस कराएं 6 वीक्स में। फिर आप बेसिकली स्ट्रेंथ कोऑर्डिनेशन ड्यूरेंस ट्रेनिंग की तरफ लेके जाते हो ताकि इनकी रिस्ट की और हैंड की एक्सरसाइज कराई जाए, ठीक है। सो बेसिकली रिस्ट और हैंड एक्सरसाइजेस में वो आती है जो उसमें आप बॉल एक्सरसाइजेस करवा रहे हो, तो पेशेंट को ग्रिप करवा रहे हो तो आप पेशेंट को कहते हो कि आप बॉल को ग्रिप करो, ठीक है, और बंद करो फिर खोलो, वो बंद करो खोलो। तो ये बॉल जिसको आप ऐसी फिजियोथेरेपी बॉल जैसे जो है ना, बेसिकली फिजियोथेरेपी बॉल के नाम से एक बॉल मशहूर होती है, वो बेसिकली बॉल यूज़ की जाती है इन एक्सरसाइजेस के लिए, ठीक है। इसी तरह से और बहुत से इक्विपमेंट्स हैं, एक एक इक्विपमेंट आता है दैट हैज़ अ स्प्रिंग टाइप ऑफ कंपोनेंट, तो वो भी आप स्ट्रेंथनिंग ग्रिपिंग के लिए फिर आप स्लाइड सी वेट्स रखवाते हो, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप कोऑर्डिनेशन स्ट्रेंथ की तरफ लेके जाते हो, एंड्योरेंस की तरफ लेके जाते हो, तो आप बेसिकली वेट्स वगैरह भी लगवाते हो, ठीक है। आफ्टर दैट डेक्सटेरिटी एक्सरसाइजेज, जैसे मैंने आपको कहा कि अब हमने फाइन मूवमेंट्स पे काम करना होता है, ठीक है। फाइन मूवमेंट्स में क्या होगा कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना है तो पैड टू पैड क्या होगा कि मैंने किसी पेन को पकड़ के लिखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास पैड टू पैड मूवमेंट होती है, ठीक है। तो क्योंकि आपकी 2 फिंगर्स की बेसिकली पैड्स, टिप्स आप जिनको कहते हो, सॉरी, पैड कह रहे थे, पैड तो बेसिकली आप ये कहते हो आपके पाम के रीजन्स को, ठीक है। सो टिप्स जो होती हैं बेसिकली जब आप यूज़ करते हो पेन को पकड़ने के लिए, तो टिप टू टिप मूवमेंट होती है, तो बेसिकली इन मूवमेंट्स को आप फाइन मूवमेंट्स पे काम करते हो। फिर टिप टू पैड, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, टिप टू पैड, पैड टू पैड मूवमेंट्स, तो ये सारी आप मूवमेंट्स करवा रहे हो तो साथ साथ, ठीक है। Then turning over cards, touching checkers, writing, holding the parameter of a jar lid and having the thumb move around the edge in the circumduction position, ये सारी चीज़ें हैं, मतलब इट्स मल्टीपल, ये तो सिर्फ कुछ एक्सरसाइज है, आप इसमें मल्टीपल काम करवा सकते हो। आपको जो लगता है पेशेंट में यहाँ पे डिस्ट्रप्शन ज़्यादा है, आप उस एक्टिविटी की तरफ लेके जा सकते हो, ठीक है। आपको लगता है पेशेंट लिखने में इशू आ रहा है, आप वहाँ पे काम करते हो। आप पेशेंट अगर जैसे उसकी जॉब थी कि वो सिलाई करती थी या वो बेसिकली टाइप राइटर थे, तो फिर उसकी उस मोमेंट्स की तरफ आप फ्लुएंट करते हो, ठीक है। तो उस तरह से आप एडजस्ट कर लेते हो कि पेशेंट को
क्या इस टाइम बेसिकली रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे आप काम ज़्यादा तेज़ी से करते हो, ठीक है। मतलब दैट आप फिर आप उन एक्सरसाइज पे भी तो काम करते हो जहाँ जहाँ पे आपको रिक्वायर लगती है कि हाँ यहाँ ज़रूरत है, ठीक है। फिर सेंसरी स्टिमुलेशन, डिस्क्रिमिनेटिव सेंसरी री एजुकेशन, ये मैंने आपको टू basically 2 point discriminations और this different types of sensory stimulations आप देते हो ताकि हमारे पास डिसेंसिटाइजेशन हो जाए हाइपर सेंसिटिव स्किन की, ठीक है। ताकि हमारे पास एक सेंसिटिविटी जो थी वो उसकी नॉर्मल हो जाए, बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव ना रहे पेशेंट, ना ही बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव रहे। तो हमारे पास दोनों सूरतों में हमें पेशेंट की नॉर्मल रिएक्टिविटी प्रोग्राम्स की तरफ लेके जाना है। इसमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। पेशेंट को आप एजुकेट करते हो रिकवरी की तरफ, ठीक है। फिर साथ साथ आप डिसेंसिटिविटी या सेंसिटिविटी और पेन से कैसे रिकवर करना है आप डिफरेंट एक्सरसाइजेज और मूवमेंट्स के थ्रू करवाते हो। आप 2 point डिस्क्रिमिनेशन जैसे हम चेक करते थे वैसे ही आप मूवमेंट करवाते हो। स्लाइड स्लाइड से टच, जैसे पहले कॉटन से टच करते हो, फिर आप बेसिकली स्लाइड स्लाइड से उसकी पेन की सेंसेशन इम्प्रूव करवाते हो। इस तरह से ये सिम्टम्स सबसाइड हो जाते हैं। कुछ लोगों के बहुत जल्दी हो जाते हैं, कुछ को टाइम लग जाता है। तो 1 to 6 months आर यूजली टेकन, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर वो बहुत जिनकी बहुत ज़्यादा आपको लगता है ना कि सेंसरी इशू है उनके लिए होता है, वरना जल्दी हो जाती है रिकवरी, ठीक है। सो आप डिफरेंट तरह के प्रोग्राम्स एडजस्ट करवा के ना बेसिकली करवा सकते हो कि हाँ इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास एक रीसेंट कॉकरेन डेटाबेस है, ठीक है। कॉकरेन के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पेड डेटाबेस है, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत ऑथेंटिक सिस्टमिक रिव्यूज होते हैं, ठीक है। उन्होंने एनालाइज किया कि सर्जिकल वर्सेस नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट फॉर सीटीएस एंड बेस्ड ऑन द एविडेंस। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है ना वो रिलीव करता है सिम्टम्स बेटर स्प्लिंटिंग एंड दैट द लॉन्ग टर्म आउटकम्स। तो हमारे पास जो फेवर करते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन में, ठीक है। तो मेजरली उन्होंने कहा कि सर्जिकल ट्रीटमेंट रिलीफ करता है सिम्टम्स बेटर देन स्प्लिंटिंग, that the long-term outcomes favored surgical intervention. They did not study patients with mild symptoms, ठीक है। तो वहाँ पे अब यहाँ पे मेजर एक बहुत बड़ा है एक लिमिटेशन, ठीक है, कि उन्होंने माइल्ड पेशेंट्स देखे ही नहीं थे, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट जो था वो वहाँ पे इफेक्टिव नहीं है। वहाँ पे उन्होंने ये बात की कि सर्जिकल ट्रीटमेंट जो बहुत ज़्यादा हमारे पास स्वेयर केसेस थे उनमें ज़्यादा एप्लीकेबल है। और ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि अगर आपके पास स्वेयर कंडीशन में पेशेंट आता है तो आपके पास सर्जिकल ट्रीटमेंट ही ऑप्शन होती है बहुत ज़्यादा बेटर, क्योंकि स्प्लिंटिंग से पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो सकती है और शायद फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। सो आपने पहले ही पेशेंट की सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ भेज देना था ताकि उसकी जो रिकवरी आउटकम्स हैं वो अच्छे हों, ठीक है। सो आप इसमें बेसिकली स्टडी करते हो पेशेंट्स पे, बेसिकली उन्होंने माइल्ड पेशेंट्स देखे नहीं थे, इसलिए आप क्लियरली ये कह सकते हो कि यहाँ पे उन्होंने फिजिकल थेरेपी से रिलेटेड बात ही नहीं की, ठीक है। सर्जिकल और नॉन सर्जिकल पेशेंट्स भी थी कि अगर सर्जरी इम्प्रूव करती है कि नहीं, उससे नॉन सर्जिकल अगर होते हैं तो स्प्लिंटिंग, इसका मतलब उन्होंने स्प्लिंटिंग की बात की, उन्होंने फिजियोथेरेपी की भी बात नहीं की, ठीक है। तो स्प्लिंटिंग जाहिर सी बात है ज़्यादा टाइम तक अगर आप इमोबाइल रखते हो तो वहाँ पे भी कंडीशन ख़राब होती है, ठीक नहीं होती। हम ये बहुत स्टार्टिंग से डिस्कस करें, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये थी हमारे पास पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कोई कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और डिटेल के लिए आप फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट को देख सकते हो ताकि आपके लिए और क्लियर चीज़ें हो जाए, क्योंकि शायद कुछ टर्म्स जो कुछ लोगों के लिए अगर इस लेक्चर में क्लियर नहीं है तो फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट कार्पल टनल सिंड्रोम की हमने पूरी कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाई थी, तो आप वो जाकर देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हमारा कार्पल टनल सिंड्रोम का टॉपिक यहाँ पे वाइंड अप हो गया, फिर हम कंप्रेशन इन टनल ऑफ कायन से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।